और तेज रफ्तार खबरों के बाद द इनसाइड स्टोरी में बड़ी खबरों की पड़ताल का वक्त हो चुका है। पहली स्टोरी होगी धंसते शहर जोशीमठ की। जोशीमठ के पास अभी कितना वक्त है, इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी ग्राउंड जीरो से हम आपको बताने वाले हैं। जोशीमठ की दरारें कैसे दूसरे इलाकों में अपनी चपेट में लोगों को ले रही हैं, इसकी ग्राउंड रिपोर्ट भी हम आपको दिखाने वाले हैं। क्या दिल्ली पुलिस से राजधानी की कानून व्यवस्था संभल नहीं पा रही? नई और सनसनीखेज वारदात के बहाने इसकी इनसाइड स्टोरी भी बताएंगे। एक ईमेल ने कैसे उड़ाई है दुनिया की नींद और कैसे रूस से भारत तक हड़कंप मचा रहा, इसकी इनसाइड स्टोरी भी आपके सामने होगी। बिहार की सियासत में आखिर पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, इसकी इनसाइड स्टोरी भी हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहली इनसाइड स्टोरी हिमालयी इलाके पर आए भयानक संकट की। जोशीमठ में खतरनाक हो चुके भवनों को तोड़ने की कार्रवाई होने जा रही है। एक होटल को गिराने के लिए टीम पहुंची, लेकिन स्थानीय लोग पहले मुआवजे पर फैसला चाहते हैं और इसीलिए हंगामा हो गया। तो सवाल ये, अब जोशीमठ के पास कितना वक्त बचा है और क्या अब डिमोलिशन ही सॉल्यूशन है? क्या दादागिरी है ये? हमारी प्रॉपर्टी से क्यों निकाले? हम नहीं जाएंगे, हमको आप हमको गोली मार दो इसी घर में। अरे खतरा है, तुम मर जाएंगे। जब बाइक है क्रॉस लग गया है, रेड क्रॉस लग गया है। हम नहीं जाएंगे, हमको जोशीमठ को बचाने के लिए बस यही आखिरी विकल्प है, विध्वंस। धंसते शहर को बचाने की आखिरी कोशिश के तहत अब जोशीमठ में उन खतरनाक इमारतों को गिराने का काम शुरू हो गया जिन पर क्रॉस के लाल निशान लगाए गए हैं। इस काम की शुरुआत होटल मलारी इन से हो रही है। अगर जनहित में ये तोड़ना उचित है तो आप तोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले उनकी उचित मुआवजे की बात तो हो। ये आपदा मानव जनित आपदा है। एनटीपीसी के कारण ये आपदा आज प्रभावित हुई है। हमारी एक मांग है, सरकार हमें वन टाइम सेटलमेंट बद्रीनाथ की तर्ज पे मुआवजा दे। आग लगे तेरी कुड़ी में। एनटीपीसी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एनटीपीसी मुर्दाबाद। ये तकलीफ में हैं। देखिए, हमारा मकसद ये था कि जो ये कहें ये स्थिति है जोशीमठ की। ये कह रहे हैं कि आपको होटल तोड़ना है, तोड़ दीजिए। इनके लोग जो कह रहे हैं कि तोड़ दीजिए, लेकिन कम से कम आप ये तो बताइए कि आप अगर होटल तोड़ रहे हैं तो इसके एवज में इतनी बड़ी इमारत दुर्गेश दिखाइए। अगर आप तोड़ देंगे तो हमको क्या जमीन मिलेगा? क्या 4-5 हजार रुपए से क्या गुजारा हो जाएगा? इस बात का गुस्सा है। मकानों में आती दरारों को देखते हुए प्रशासन ने पूरे जोशीमठ को 3 जोन में बांटा है: डेंजर, बफर और सेफ जोन। डेंजर जोन वो इलाके हैं जहां मकान जर्जर हैं, उन्हें गिराना तय है। सेफ जोन में वो इलाके हैं जहां घरों में सामान्य दरारें हैं और जिनके गिरने का खतरा नहीं है। वहीं बफर जोन में वो इलाके हैं जहां मकानों में दरार है और दरारों के बढ़ने का खतरा है। सर, ये प्रक्रिया कब है टूटने की? सर, 1 सेकंड में आया, सर से मेरी बात हुई थी। बस अभी ये इस प्रोसेस को शुरू किया जा रहा है। सीबीआरआई के जो एक्सपर्ट आए थे उन्होंने गाइडेंस दे दिया है, उन्होंने डिक्टेट कर दिया है किस तरीके से इसको डिमोलिश किया जाए, तो स्टेप वाइज से प्रारंभ कर रहे हैं इसको। डेंजर जोन में सभी मकान गिराने तय हैं, इसीलिए यहाँ से लोगों को निकालने का काम चल रहा है। लेकिन जान का खतरा होने के बाद भी लोग अपनी जमीन, अपना घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं। आत्मदाह कर देंगे, आत्मदाह कर लेंगे। यहाँ पे क्या है दादागिरी? क्या दादागिरी? ये जगह धसी हुई है और इसमें कम से कम लोग खड़े हों। हम इसलिए ये चाह रहे हैं कि यहाँ भीड़ न हो, और भीड़ को कम करने के लिए ही हम कह रहे हैं कि बाहर खड़े हो जाओ। लोगों के विरोध को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मकानों को गिराने का काम मैनुअली किया जाएगा। रेगुलर हमारी कार्रवाई वही है कि जो डेंजर जोन्स, बफर जोन्स हैं, उनमें लोगों की शिफ्टिंग की जाए। उनको जो रिलेटिवली सेफ लोकेशंस हैं एज ऑफ नाउ, उसमें वहाँ लोगों को शिफ्ट किया जाए। जोशीमठ में विध्वंस के बीच सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दायर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में अब याचिका पर 16 जनवरी को सुनवाई होगी।
हमने ये कहा है कि मानव निर्मित त्रासदी है और विकास के नाम पर विनाश को जो है वो बल नहीं देना चाहिए। यहाँ के जो लोग हैं पहले तत्काल इनका तो पुनर्वासन हो। एजेंसियों की रिपोर्ट के बाद अब यह तय है कि जोशीमठ पहले जैसा नहीं रहेगा। विध्वंस के दौरान किसी भी तरह के खतरे से निपटने के लिए 9 टीमों को तैनात किया गया है। जोशीमठ हमारा है। बद्रीनाथ के तर्ज पे मुआवजा घोषित करो, घोषित करो, घोषित करो। आपात हालात में मदद के लिए हेलीकॉप्टर्स को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। जोशीमठ से संवाददाता ध्रुव मिश्रा की रिपोर्ट। और हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय तमाम मुश्किल हालातों का सामना करते हुए ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं। सीधे उन्हीं के पास मैं आपको लिए चलता हूं। और अभिषेक, सवाल यही है, इनसाइड स्टोरी आपको क्या नजर आ रही है? आप वहां पर पहुंचे, आपने क्या पाया है? एकमात्र ये विकल्प विध्वंस ही है वहां पर बचाव के लिए? देखिए, प्रशासनिक अधिकारियों से जो हमारी बात हो रही है और जो यहाँ के विशेषज्ञ बता रहे हैं उसकी कहानी यही है कि बिना तोड़े मकानों को कुछ हो नहीं सकता है। 2 वजह। पहली बात तो ये इतने अनसेफ हो गए कि इनके भीतर रहने वालों की जान खतरे में। दूसरा ये कि अगर नहीं तोड़ा तो इतनी ऊंचाई पर है कि जब नीचे की ओर गिरेंगे तो नीचे कितना बड़ा विध्वंस लाएंगे। और एक अंदर की कहानी ये भी है कि अभी बहुत चीजें तय नहीं हो पा रही हैं। अभी हाइड्रोलॉजिकल सर्वे होना है, अभी जमीन के अंदर IIT रुड़की के जो विशेषज्ञ हैं वो सर्वे करेंगे कि आखिरकार ये क्यों हो रहा है। बहुत लोग NTPC की टनल की ओर इशारा कर रहे हैं, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम की बात भी कही जा रही है या जमीन के अंदर कोई बदलाव है। जब तक ये तय नहीं होगा तब तक इसके कारण पर हम पहुंच नहीं सकते हैं। लेकिन इस बीच में जान बचानी बहुत जरूरी है और इसीलिए इन मकानों को जिनमें दरारें आ गई हैं तोड़ना बेहद जरूरी है। अखिलेश, शुक्रिया अभिषेक उपाध्याय इस जानकारी के लिए आपका। जोशीमठ में लाल निशान लगाए मकानों को तोड़ने की पूरी तैयारी है, लेकिन जो घर बड़े खतरे की जद में हैं, वो 678 हैं। घरों में दरारें लोगों को डरा रही हैं और चिंता की बात यह है कि दरारों की दहशत जोशीमठ से लेकर कर्णप्रयाग तक फैल गई है। एक कमरे में क्या होगा? खाएंगे कि रहेंगे, सामान रखेंगे। हम नहीं जाएंगे, आप हमको गोली मार दो इसी घर में। क्यों हमें, मेरे बच्चों को मुझे यहाँ मारने के लिए रखा हुआ है? क्या करेंगे बताइए? जिंदे हैं, प्राण हैं, तब तक मैं लेटी रहूंगी बस अपने होटल के आगे। पहले वो हमको मारे, अब तब हमारा होटल फोड़े बस। आज ऐसे खाली पड़ा हुआ है, ऐसी दरारें, क्रॉस लग गया है, रेड क्रॉस लग गया है। हम कह रहे हैं हमें अपने घर में रहना। उम्र भर की कमाई और हाड़ तोड़ मेहनत से बने आशियानों पर बुलडोजर और हथौड़ा चलने की नौबत आई तो जोशीमठ के पीड़ितों का दर्द आंसू और गुस्से के साथ फूट पड़ा। अभी 2 साल 1 साल पहले से तो नहीं था। अगर पहले इतना होता था तो हम क्यों बनाते थे? यहाँ के लोग इतना घर, इतने बड़े बड़े घर क्यों बनाते थे? पहले सबके मिट्टी के घर थे, सबने अपने कमाई की तो ये घर बनाए। ये दर्द, ये गुस्सा, ये पीड़ा जोशीमठ में हर उस शख्स के भीतर है जिसका घर, होटल तरक गया और अब उन्हें तोड़ने की तैयारी की जा रही है। इस त्रासदी के बीच जोशीमठ की विवाहित बेटियां अपने मायके पहुंची हैं, जिस घर में बचपन की अनगिनत यादें बिखरी हैं, जहां से पढ़े लिखे जवान हुए, जहां से ससुराल के लिए विदा हुए, उस जगह को आखिरी बार अपनी आंखों में भर लेना चाहती हैं। ऐसी आंगन में हमने इतने साल बिता दिए हैं खेल कूद के, इसी में हमें अपने जोशीमठ पे बहुत गर्व था। अपने जोशीमठ जैसी जगह तो कहीं हो भी नहीं सकती, लेकिन आज हम कुछ नहीं कर सकते हैं अपने इस देवभूमि के लिए। जोशीमठ में दर्द का दरिया उमड़ पड़ा है, कहने के लिए शब्द नहीं बचे। इस पीड़ा का विस्तार जोशीमठ से लेकर कर्णप्रयाग तक है। बद्रीनाथ हाईवे पर
जोशीमठ से करीब 80 किलोमीटर पहले कर्णप्रयाग में एक बड़ी आबादी की जान जोखिम में है। यहाँ घरों में इतनी गहरी दरारें हैं कि वो गिरने की कगार पर हैं। कि यहाँ दोहरी समस्या, एक और ये विनाश की दरारें और दूसरी ओर देखिए यहाँ पर जीवन के चिन्ह है। दिखाइएगा इसको, यहाँ पर भोजन पकाया जा रहा है और वो सामने दीवार दिखाइए, यानी कि इसी विनाश की आहट और इसी विनाश की तलवार के बीच में यहाँ पर जीवन पल रहा है। 80 पार हैं, घर टूट रहा है, सब टूट गई। अंदर देखो, अंदर साल मेरे बहुत साल हो गई। जमीन अपनी है मेरी। आपकी जमीन है? हाँ, जमीन है। घर में कौन कौन है? कोई नहीं है, अकेली है मैं। कभी भी गिर सकता है? हाँ, गिर सकता है, तो मरेंगे तो सब आएंगे यहाँ। जो हाल जोशीमठ का है, लगभग वही हाल कर्णप्रयाग का है। लोगों पर जान का खतरा मंडरा रहा है। तो बड़ा सवाल ये, इस सर्द मौसम में इन बेबस मजबूर लोगों का क्या होगा? जोशीमठ से ध्रुव मिश्रा के साथ अभिषेक उपाध्याय की रिपोर्ट। तो देखिए, सवाल तो यह है कि मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट पर 45 साल तक अगर सरकारें बैठी रही तो अभी कहीं ऐसा तो नहीं कि अब ज्यादा जल्दबाजी हो रही है। सीधे मैं संजय त्रिपाठी के पास लिए चलता हूं। हमारे सहयोगी जुड़ गए इनसाइड स्टोरी के साथ। संजय, लोगों को हटाने की जल्दबाजी तो नहीं नजर आ रही वहां पर, क्या इनसाइड स्टोरी आपके पास? देखिए अखिलेश, लोगों का ये कहना है कि हमारी दो मांगे प्रमुख है। पहला तो जो हमारी मकान पर लाल निशान लगाए गए हैं उनको गिराने से पहले उनका सर्वे किया जाए और उसका मुआवजा निर्धारित किया जाए। इसके अलावा जो कार्रवाई गिराने की करनी है वो दिन में की जाए, रात में नहीं करनी चाहिए। ये लोगों की डिमांड है। वहीं सरकार का ये तर्क है कि चूंकि 11, 12 और 13 ये 3 दिन ऐसे हैं जो बारिश का अलर्ट है। अगर बारिश होती है तो आप समझ सकते हैं कि मुसीबत बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि दरारें बन चुकी हैं। उनमें अगर पानी जाएगा तो ये सारे के सारे मकान और जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान है वो गिर सकते हैं। तो सरकार का भय है, सरकार को लोगों की कहीं ना कहीं चिंता है कि उनके साथ में किसी तरह की हादसा ना हो। अब पसोपेश की स्थिति है। बहरहाल इस वक्त जो है गिराने की कार्रवाई, चूंकि लोगों की डिमांड थी, रात में रोक दी गई है, लेकिन बातचीत चल रही है। डीएम की एक उच्च स्तरीय बैठक हो रही है जिसमें स्थानीय लोगों को ही शामिल किया गया है। उनसे पूछा जा रहा है कि उनकी डिमांड क्या है। दोनों पक्षों के बीच में एक आम राय बनाने की कोशिश हो रही है और उसी आम राय के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। जी। चलिए, शुक्रिया संजय त्रिपाठी इस जानकारी के लिए। लेकिन आपने एक बड़ी बात बताई कि बारिश का अलर्ट है और यकीनन अगर बारिश हो गई तो वहां पर और भयावह स्थिति हो सकती है। एक बार फिर से स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। द इनसाइड स्टोरी आप देख रहे हैं। दिल्ली के लाल किले पर आज से नया लाइट एंड साउंड शो जय हिंद शुरू हो गया है। इसमें गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे थे कार्यक्रम में। 1 घंटे के इस लाइट एंड साउंड शो में 17वीं शताब्दी से लेकर आजादी की लड़ाई तक की सभी घटनाओं को दर्शाया गया। इस शो को हिंदी और अंग्रेजी में 700 लोग रोजाना देख सकेंगे। सत्य की खोज में केवल योगी, मुनि, ऋषि ही नहीं, सुख सुविधा में पले बढ़े राजा राजकुमार भी। ये उन्हीं पुरातन खगोल शास्त्रियों से मिले संस्कार हैं कि आज भारत अंतरिक्ष अन्वेषण में एक अग्रणी देश राज और हर बीमारी का इलाज खोज रहे हैं। सर्जरी की भी शुरुआत। द इनसाइड स्टोरी देख रहे हैं आप। एक बड़ी खबर आ रही है, जोशीमठ आपदा से जुड़ी यह जानकारी है। सीएम धामी ने कैबिनेट की एक आपात बैठक बुलाई है। 13 जनवरी को यह आपात बैठक होगी। जिस तरीके के हालात वहां पर बने हुए हैं, इसी के मद्देनजर सीएम धामी ने कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई है। 13 जनवरी को यह बैठक बुलाई गई है। जब कैबिनेट की यह बैठक होगी उसमें कुछ महत्वपूर्ण फैसला हो सकता है। एक फ्लाइट, एक कॉल और हिंदुस्तान से रूस तक हड़कंप। ऐसा ही हुआ जब मॉस्को से गोवा जा रही उड़ान में बम होने की खबर मिली। देश की जांच एजेंसियां 10 घंटे से ज्यादा वक्त तक एक विमान का कोना कोना छानती रही। एक उड़ान, 236 पैसेंजर, खौफ के 10 घंटे। 9 जनवरी 2023, मॉस्को, रूस। यही वक्त था जब अजूर एयरलाइंस के विमान ने मॉस्को से गोवा के लिए उड़ान भरी थी। विमान में 236 यात्री सवार थे। सभी रूसी नागरिक थे। फ्लाइट को रात 11 बजे गोवा पहुंचना था, यानी लैंडिंग में सिर्फ 3 घंटे का वक्त था। सब कुछ दुरुस्त था। प्लेन भारत के एयर स्पेस में दाखिल हो चुका था, लेकिन इसी बीच गोवा एयरपोर्ट को विमान में बम होने की खबर मिली,
जिसके बाद हड़कंप मच गया। फोन खनखनाने लगे। गोवा से दिल्ली और मॉस्को तक सनसनी फैल गई। खबर मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर आ गईं। इसके बाद फ्लाइट को नजदीकी एयरपोर्ट जामनगर उतारने का फैसला किया गया। 20 मिनट के बाद रात 9:50 पर फ्लाइट की लैंडिंग हुई। 10 बजे तक सभी यात्रियों को प्लेन से सुरक्षित उतार लिया गया। यात्रियों को उतारने के बाद प्लेन में सघन तलाशी अभियान चलाया गया। सभी यात्रियों के हैंडबैग की जांच की गई। स्टेट पुलिस, एनएसजी कमांडो के साथ सभी खुफिया एजेंसियां मौजूद रहीं। विमान का कोना कोना छान मारा गया। एक एक शख्स की पूरी तलाशी ली गई। करीब 10 घंटे तक विमान का कोना कोना छानने के बाद ये क्लियर हो गया कि विमान में कोई विस्फोटक नहीं है। बम की धमकी फर्जी कॉल थी, जिसके बाद विमान को आगे की उड़ान के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया गया। फुल सर्च ऑपरेशंस किया गया एंड बॉम्ब BDDS स्क्वाड था। सभी के द्वारा जो है चेकिंग अच्छे से की गई एंड अभी जाके सब ये होने के बाद में फ्लाइट को भी क्लियर किया गया है। एयरक्राफ्ट के पूरे हिस्से को स्कैन किया गया। इसके अलावा यात्रियों के पर्सनल बैगेज की जांच भी की गई। जब जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला तो विमान फिर से गोवा के डाबुलिम एयरपोर्ट को रवाना कर दिया गया। मॉस्को से चली फ्लाइट दोपहर करीब 3 बजे गोवा के डाबुलिम एयरपोर्ट पर लैंड हुई। इस खबर की इनसाइड स्टोरी हमें बताएंगे रविकांत, हमारे सहयोगी इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं। और रविकांत, देखिए सवाल यही है, भले ही फर्जी धमकी हो लेकिन अफरा तफरी का आलम रहा, लोग दहशत के साए में थे। क्या पता चल पा रहा है इन सब के पीछे क्या वजह रही? देखिए अखिलेश, इस खबर के 2 महत्वपूर्ण पहलू हैं। पहला पहलू तो यही है कि भारत के लिए अपने नागरिकों की जो सुरक्षा है वो सर्वोपरि है। तो इस बम की जो कॉल थी इसमें किसी भी तरीके से नुकसान ना हो किसी को, इसलिए भारतीय एजेंसियों ने पूरी सतर्कता बरती। उसी तरीके से जैसे अक्टूबर में ईरान से एक फ्लाइट आई और चीन जा रही थी, लेकिन पाकिस्तान ATC ने कहा कि इसमें बम हो सकता है, तो भारत ने 2 सुखोई विमान उतार दिए थे उस एयरक्राफ्ट को भारतीय एयर सीमा से बाहर ले जाने के लिए। उसी तरीके से इस बार हुआ, पूरी ताकत झोंक दी गई और पूरी सघन तलाशी होने के बाद ही उसको क्लियर किया गया। इसका दूसरा पहलू यह है कि जो यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है 11 महीने से, उसके बैकग्राउंडर में इसको समझना चाहिए, क्योंकि कोई भी देश नहीं चाहता है कि दूसरे देशों की लड़ाई में उसका देश अखाड़ा बन जाए और इस तरीके से उस देश को कोई नुकसान हो। चलिए तो रविकांत, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए आपका और अपने दर्शकों की जानकारी के लिए। एक बार फिर से मैं बता दूं, ये खबर सबसे पहले ABP न्यूज ने ही आपको दिखाई। मॉस्को से गोवा तक संकट में थी 244 जान। मॉस्को से गोवा आ रही फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। विमान की घंटे भर से जांच जारी है और फ्लाइट में बम होने का संदेह था। मॉस्को से गोवा जा रही वो फ्लाइट थी जिसका इमरजेंसी लैंडिंग है। जब सो रही थी दुनिया तब लाइव था ABP न्यूज। पुलिस की गाड़ियां नजर आ रही हैं, जैसे हमारे संवाददाता बता रहे हैं। बम निरोधक दस्ता यहां पर मौजूद है। विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई, सब कुछ सुरक्षित उतार लिया गया। रात 1 बजे दिखाया NSG का 244 प्लान। बड़ी खबर आपको बता दें, NSG की टीम भी जामनगर जा रही है। रात 2 बजे के बाद भी खतरे से खैरियत तक हर खबर सिर्फ ABP न्यूज पर। और अब द इनसाइड स्टोरी में बात बिहार की करेंगे। बिहार की राजनीति में चर्चा नीतीश कुमार के PM उम्मीदवार बनने की है। JDU के साथ ही RJD के नेता भी नीतीश को 2024 में विपक्ष का नेता बता रहे हैं, लेकिन सवाल यह कि आखिर इस बयानबाजी के पीछे की राजनीति क्या है? क्या इसके पीछे बिहार की सत्ता के कुछ अनसुलझे सूत्र भी हैं? प्रधानमंत्री कौन होगा यह संख्या बल तय करता है। 2 दिन पहले तक विपक्ष के PM उम्मीदवार के लिए नीतीश का नाम उछालने वाले ललन सिंह अब संख्या बल पर अटक गए हैं। प्रधानमंत्री कौन होगा यह संख्या बल तय करता है। मुंगेर में ललन सिंह ने बड़े जोर शोर से
नीतीश का नाम आगे किया था, लेकिन पटना पहुंचते पहुंचते नंबर गेम का ख्याल आया तो सुर थोड़े नरम हो गए। देश का प्रधानमंत्री बनने के जितने गुण किसी व्यक्ति में हो सकते हैं, वो सारे गुण नीतीश कुमार जी के में उपलब्ध है। प्रधानमंत्री कौन होगा यह संख्या बल तय करता है। जिसकी संख्या अधिक होगी ललन सिंह कह रहे हैं नीतीश विपक्षी एकता के लिए काम करेंगे। यही बात नीतीश भी कह चुके हैं। अब सवाल ये, अगर नीतीश विपक्ष को जोड़ेंगे तो बिहार में सरकार कौन चलाएगा? नीतीश अगर देश की राजनीति में जाते हैं तो जाहिर है कि बिहार की कमान तेजस्वी के हाथ में होगी। चर्चा तो ये भी है कि अगर तेजस्वी को सीएम बनाया जाता है तो फिर डिप्टी सीएम जेडीयू का होगा। बस इसी चर्चा से जेडीयू में खलबली है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर नीतीश पीएम की रेस में आगे बढ़े तो जो डिप्टी सीएम बनेगा वो पार्टी में नीतीश के बाद दूसरा सबसे कद्दावर नेता होगा। डिप्टी सीएम बिहार में जेडीयू का चेहरा की राजनीति में सीएम का दावेदार हो सकता है। और इस खबर की इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। और प्रकाश, कहीं कोई संकेत तो नहीं है ये पूरा जो विवाद देखने को मिल रहा है, ये नया प्रकरण जो देखने को मिल रहा है कि पीएम के लिए सीएम पद छोड़िए पहले नीतीश जी? देखिए अखिलेश, बिहार के मौसम में अभी धुंध है और 14 तारीख के बाद ये धुंध छटेगा, तभी बहुत कुछ सामने होगा कि आखिर आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति किस करवट जाती है। एक बात तो साफ है कि देश की राजनीति में दखल रखने के लिए तैयार नीतीश कुमार अगर देश व्यापी दौरे पर जाते हैं विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने के लिए, तो ऐसे में ये सवाल उठेगा कि किसके हाथ में कमान जाए ताकि बिहार में अच्छे तरीके से विकास का काम हो सके। तो इस सवाल को लेकर अभी से ही चर्चा शुरू हो गई है कि नीतीश कुमार अगर पीएम बनने के लिए बिहार से बाहर जाते हैं तो यहाँ पर सीएम कौन होगा। तो जिस तरह से नीतीश कुमार कहते आए हैं कि तेजस्वी यादव को वो आगे कर रहे हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है? इसी सवाल पर पीएम और सीएम के डील के ही तहत में अब आगे की रणनीति होगी। और इसी बीच में उपेंद्र कुशवाहा ने एक तरह से लंगड़ी लगा दी है कि क्या वो डिप्टी सीएम बन सकते हैं, क्या जेडीयू की तरफ से नंबर 2 हो सकते हैं, ये सब कुछ देखना होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश इस जानकारी के लिए। कुल मिलाकर बिहार की राजनीति में आने वाले दिनों में अभी बहुत कुछ होने वाला है। क्या मजबूरी है मेरी बताइए? मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।